प्लेसमेंट्स होंगे, ये होंगे, इतना फीस वीस भी दिया गया है। तो पॉलिटिकल साइंस में नेशनलिज्म हुआ या गांधी जी हुए, तो वो टॉपिक पे मैं छोटे छोटे मतलब पॉइंट्स बना लेता था। फोकस कर दें, फैक्चुअल्स ज़्यादा पूछते हैं उसमें। तो ये क्वेश्चन डिट्टो उठ के आया भी है शायद मेरे हिसाब से। फुली यूटिलाइज़ करिए और ऐसा कभी मत सोचिए कि आप यू आर नॉट एट पार विथ द मोर प्रिविलेज्ड पीपल। ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। कुछ पोस्ट ही हासिल करना है तो वो आप एंड रिजल्ट पे इतना फोकस मत करिए, आप जर्नी को एंजॉय करिए। मैं उनके लिए आज भी वही शिवम रहूँगा जो बन के भी हूँ और जो नहीं भी बन के हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम पटना में हैं और लगातार टॉपर्स के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ शिवम प्रकाश सर हैं जो बिहार फाइनेंस सर्विस में सेलेक्ट हुए हैं। इनकी रैंक 170 है। तो आज इनसे बातचीत करेंगे। बहुत ही लिमिटेड बुक में, लिमिटेड सोर्सेस में इन्होंने पढ़ाई किया है और बीपीएससी में, बिहार फाइनेंस सर्विस में ये ऑफिसर बने हुए हैं। और इनके कुछ सोर्सेस बेंगलोर में भी रहे हैं। तो कुछ जो इनके पास एक बहुत ही अच्छा जो करेंट का नोट्स बनाया है, कैसे बनाया जाता है, उसी को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। बाकी इनका स्ट्रेटेजी, नोट्स बनाने की विधि, कौन कौन सा बुक फॉलो किया है, कैसे पढ़ना है, तमाम चीज़ें ये साझा तो करेंगे ही। तो सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू थैंक्स सर अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम शिवम प्रकाश हुआ। मैंने इस बार 170th रैंक बीपीएससी 64th में पाया है। मुझे बिहार फाइनेंस सर्विस मिली है। और जहाँ तक मेरी बैकग्राउंड का सवाल है, मैंने मतलब 10th और 12th दोनों पटना से किया है। 10th मैंने डॉन बॉस्को एकेडमी, 12th मेरी डीएवी से हुई है। और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया है जो कि बैंगलोर से हुई है, बीआईटी बैंगलोर। उसके बाद मेरी प्लेसमेंट्स भी हुई थी काफ़ी, 3-4 कंपनियों में हुई थी, एमएनसीज में। लेकिन सिविल सर्विस की तरफ मेरी रुझान थी शुरू से। तो मैंने वो प्लेसमेंट्स को ना परस्यू करके मैं तैयारी करने लगा सिविल सर्विसेज की। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने 10th 12th कहाँ से किया, आपका सर एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या रहा है? एकेडमिक परफॉर्मेंस मेरा शुरू से मैं अच्छा ही विद्यार्थी रहा हूँ। तो 10th में मेरी 92% रही है। 12th भी मैंने डीएवी बीएससी से जैसे किया है तो मेरी 84% थी उसमें भी। बीटेक भी मैंने किया है तो उसमें मेरी एफसीडी रही है। 80% मार्क्स थे मेरे बीटेक में। सर ये जानना चाहते हैं बहुत सारे एस्पिरेंट की फैमिली बैकग्राउंड क्या होती है टॉपर की? फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पिताजी जो हैं वो कॉमर्स कॉलेज हैं, कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना, उसमें पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। मेरी मम्मी एक होम मेकर है। मेरी दीदी बेंगलोर में ही एक बहुत बड़े एमएनसी में अभी वर्किंग है, आईटी में। बस यही छोटा हैप्पी फैमिली है हमारा। बेसिकली मतलब एकेडमिक्स जुड़े हुए मतलब जी। सर आपको कब ये मोटिवेशन मिला कि आपको सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी? क्योंकि आप बीटेक किया आपने, तो बीटेक वाले तो अब हालांकि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब तो आर्ट्स यूनिटी वालों का बोलबाला ख़त्म हो गया है। लेकिन आपका कुछ मोटिवेशन है सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के पीछे? जी, एक्चुअली मेरी मोटिवेशन तो शुरू से रही है। एक्चुअली मैं जब बीटेक में था तो पहले तो था कि जब मैं 12th पास किया तो था कि उस समय होड़ थी कि बीटेक सभी बीटेक ही कर रहे थे। तो उस समय उतना पता भी नहीं होता है कि एक्चुअली आप करना क्या चाहते हो लाइफ में। तो सेम विथ मी, मैंने भी लोगों की तरह बीटेक ही में एडमिशन लिया, बीटेक किया। फिर अब जब बीटेक में चले गए हैं, इतना मतलब लोगों को आपके प्रति एस्पिरेशंस हो गए हैं कि हाँ बीटेक में है, सीएस ब्रांच है सब, तो प्लेसमेंट्स होंगे, ये होंगे, इतना फीस वीस भी दिया गया है। तो फिर मैंने भी उसके प्रति मैंने सोचा कि प्लेसमेंट्स लेना है, प्लेसमेंट्स की तैयारी की। जब मेरी प्लेसमेंट्स हो गई 3rd ईयर में, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस तरफ मेरी रुझान नहीं है, मुझे कुछ और करना है, मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है। उस समय मुझे लगा कि नहीं, मुझे कि वो करना है। तो मैं उसी समय कॉलेज में ही प्लेसमेंट्स के बाद तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो सर जैसा कि ये होता है कि एक टॉपर्स, ये लोग में कंसेप्ट में स्टूडेंट्स में कि टॉपर 18 घंटे पढ़ते हैं। तो सर इसके पीछे सच्चाई है? आपकी मतलब टाइम टेबल क्या हुआ करती थी और कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मेरे हिसाब से घंटे मैटर नहीं करते हैं कि आप कितने आवर्स पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने जो मोस्टली मैं क्वालिटी ऑफ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि आप 18 घंटे कोई, आई डोंट थिंक कि ये ह्यूमनली पॉसिबल, इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि 18 घंटे कोई पढ़ाई कर सके। तो मेरा था कि सुबह उठता था, मतलब ऐसा कोई 6 बजे 7 बजे तक उठता था। अपना सुबह का जो काम हुआ, थोड़ा योगा, थोड़ा वॉक, ये सब कर लिया। उसके बाद पढ़ने बैठ जाता था। जब मेरी
सुबह की पढ़ाई जो होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, तो उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहता था कि सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। तो मुझे शुरू से आदत है कि न्यूज़पेपर फॉलो करता था, द हिंदू, तो वो मैं पढ़ता था, नोट्स बनाया जो भी वो करता था। सर अब हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी पे। आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन तो ही गया। बेसिकली जो एस्पिरेंट होते हैं एक टॉपर की स्ट्रेटेजी ही जानना चाहते हैं, वही क्यूरियोसिटी होती है जानने की। सर जैसे आप इंटरव्यू से पहले चर्चा हम कर रहे थे शूट से पहले कि आपने बहुत लिमिटेड बुक्स पढ़े हैं। सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा है और मीडियम क्या रहा है? मेरी ऑप्शनल PSIR रही है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, और मीडियम मेरी इंग्लिश रही है। सर पॉलिटिकल साइंस मतलब आपने क्यों सिलेक्ट किया? इसके पीछे 2-3 रीज़न्स हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी बैकग्राउंड जैसे मैंने बताया इंजीनियरिंग रही थी, तो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स तो मोस्टली लोग नहीं लेते हैं, ऑप्ट नहीं करते हैं, तो मुझे ऐसे भी कोई नया सब्जेक्ट ऑप्ट करना था जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड से हो। तो जब मैंने देखा कि सिलेबस देखा, मैंने अपने सीनियर से पता किया, प्लस एक थोड़ा फैमिली फैक्टर भी था। एक्चुअली मेरे पापा भी पॉलिटिकल साइंस से ही हैं, तो और मेरे तो बैकग्राउंड थोड़ा वो होता है, तो वो मतलब रुझान हो जाता है उसके प्रति, तो वो चीज़ था मुझे पॉलिटिकल साइंस का। इसके सिलेबस भी, और फर्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इसका सिलेबस GS से भी बहुत ओवरलैप करता है। जैसे GS में भी पॉलिटी की सेक्शन होती है, तो उससे बहुत ओवरलैप करता है। तो ये सब बातों को ध्यान में रख के मैंने सोचा कि नहीं, पॉलिटिकल साइंस को चुना जाए। ओके सर, NCERT की बात आती है तो NCERT आपकी नज़र में कितना इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के लिए? जी, NCERT तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब मुझे याद है, मैं जब स्टार्टिंग में तैयारी करने आया था, तो एज सच बहुत जानकारी नहीं थी कि कैसे कहाँ से पढ़ना है। तो सीनियर्स ने बताया, फिर यूट्यूब के जरिए भी बहुत सारी चीज़ें पता चली कि NCERT पढ़ना होता है। उस समय उतना इंपॉर्टेंस पता नहीं चला था, लगा था कि NCERT क्यों पढ़ना है, 6th क्लास के वो भी। अभी अब जब BTech किए रहते हो तो लगता है कि 6th क्लास के बुक्स उठा के पढ़ो, तो थोड़ा वो लगता था कि इसकी क्या ज़रूरत होगी। लेकिन जब आप पढ़ोगे और जब उससे मतलब पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में उठ के आते हैं तो आपको उसका इंपॉर्टेंस पता चलती है कि हाँ, क्या NCERT जो गवर्नमेंट सोर्स की बुक है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। वो एकदम सिंपलिस्टिक वे में हर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इतने अच्छे से बताती है कि आपका बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। ओके सर, आपने जो बुक लिस्ट फॉलो किया है अपनी तैयारी के दौरान, तो प्लीज़ उसको मेंशन करें आप। जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत लोग होते हैं जो PT की अलग से तैयारी करते हैं। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि एक हद तक ये मैं इसे सही नहीं मानता हूँ। मेरे हिसाब से अगर आप मेंस की तैयारी करना स्टार्ट करें तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होता है। PT मोस्टली फैक्चुअल होता है। मेंस की आप तैयारी करते हैं तो मेंस में मोस्टली होता है कि आपको एक बर्ड्स आई व्यू चाहिए होता है कोई भी टॉपिक पे। जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई, फॉर एग्जांपल वुमेन रिलेटेड कोई इशू है, वुमेन एजुकेशन पे या वुमेन सिक्योरिटी पे फॉर एग्जांपल, अब उस पर आपको हर चीज़, हर एस्पेक्ट को आपको बताना है। चाहे वो इकोनॉमिकल हो जाए कि वुमेन को अगर आप पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, तो इकोनॉमिकल में मतलब 50% वर्क फोर्स होता है वो, तो वो 50% वर्क फोर्स आपका ऐड हो रहा है, तो ये आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो गया। फिर आपका सोशल एस्पेक्ट हो जाता है, फिर आपका पॉलिटिकल एस्पेक्ट होता है कि अगर वुमेन पॉलिटिकल फोर्स में एंटर करेंगी तो जो पॉलिसीज़ बनती हैं, जो पॉलिसी बनेगी वो वुमेन को ध्यान में रख के होंगी। ठीक है, ये हुआ, वुमेन एम्पावरमेंट होती है इससे। तो हर चीज़ हमें, मतलब कोई भी टॉपिक में मैं ऐसा मानता हूँ कि हमें डेप्थ में नहीं जाना है, हमें विड्थ में जाना है। उसका मतलब विड्थ, बर्ड्स आई व्यू की तरह उससे पढ़ाई करनी है। तो अगर आप मेंस की ऐसे तैयारी करें तो जब PT में 1-2 महीने बाकी रहते हैं तब आप PT पे फुल ऑन फोकस कर दें, फैक्चुअल्स ज़्यादा पूछते हैं उसमें, तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सर कुछ मेंस की बुक लिस्ट आप सजेस्ट करिए। जी, तो मेंस की बुक लिस्ट मोस्टली मैं जैसे पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत ही पढ़ी थी, और ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले तो NCERT इंपॉर्टेंट होती है। NCERT तो सब सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट होती है, पहले तो सबसे पहले वही पढ़नी चाहिए। उसके बाद ज्योग्राफी में मैंने एक GC लियोंग बुक आती है, वो पढ़ा था मैंने। उसके बाद आई बात आपकी हिस्ट्री की हुई, तो हिस्ट्री में तो NCERT तो हो ही गई। उसके बाद एक स्पेक्ट्रम बुक आती है, छोटी सी बुक होती है, लेकिन छोटी है लेकिन बात वो बहुत बड़ी बुक है उसमें, मतलब बहुत अच्छी बुक है वो। स्पेक्ट्रम पढ़ा था मैंने। और उसके बाद आई बिहार स्पेशल में मैंने एक KBC नैनो की बुक आती है,
उसमें वो बहुत अच्छी बुक है। उसमें मतलब हर चीज़, हर टॉपिक, चाहे इकोनॉमिक्स, बिहार इकोनॉमिक्स हो, बिहार पॉलिटिकल हो, बिहार का हिस्ट्री हो, तो वो हर चीज़ अच्छे से मेंशन होती है। और एक क्राउन पब्लिकेशन की भी बुक आती है। तो ये दोनों को मैंने बिहार स्पेसिफिक के लिए अच्छे से तैयार किया था। प्लस न्यूज़पेपर भी जैसे पढ़ता था। न्यूज़पेपर तो बहुत इंपॉर्टेंट होती ही है, न्यूज़पेपर की पढ़ाई करता रहता था, ये चीज़ें। सो सर, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं करंट की। तो करंट आपने कैसे कवर किया था, और करंट का कोई आपने नोट्स और बनाया तो ज़रूर दिखाइए। जी, करंट कोई भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है तो न्यूज़पेपर तो मस्ट होता है पढ़ना। तो आप डेली न्यूज़पेपर जब पढ़ रहे हो, मेरे हिसाब से 1 घंटा 1.5 घंटा तो डेली देना ही चाहिए। और मैं तो नोट्स भी बनाता था न्यूज़पेपर का डेली। तो मेरा ऐसा था कि मैं न्यूज़पेपर आप समझ लो कि उसे मैं बहुत ज़्यादा ही थोड़ा पढ़ता था। तो डेली न्यूज़पेपर हो जाता था। उसके बाद आपको स्पेशली बीपीएससी के लिए आपको जब पॉइंटर्स फैक्चुअल पूछते हैं तो उसमें आपको वो आपको एक रिवीजन के लिए चाहिए होता है। तो उसके आपको बहुत सारी मैगजीन्स होती हैं मार्केट में अवेलेबल, वो सब आप ले सकते हो। या फिर अभी तो डिजिटल मीडियम का इतना ज़माना है, तो डिजिटली भी बहुत यूट्यूब्स पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं जहाँ से आप उसका फुल यूसेज कर सकते हो। तो वो चीज़ थी। मैं भी नोट्स भी है मेरे पास जो मैं करंट अफेयर्स का बनाया था। जी, जैसे देखिए, ये मेरी करंट अफेयर्स की नोट्स हुई। तो मैं एक्चुअली जो यूट्यूब हो गए या चाहे मैगजीन्स हो गए, तो उनको आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज़ नहीं कर सकते हो। उतने सारे अब डिफरेंट सोर्सेज रहेंगे तो आप रिवाइज़ नहीं कर सकते। तो एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होती है। तो ये मैं नोट्स बनाया करता था, जस्ट पॉइंटर्स। जैसे यहाँ पे है कि ये डिजिटल उड़ान न्यू आइटिनरी लिटरेसी प्रोग्राम बाय जियो एंड फेसबुक। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं बीपीएससी में भी कि डिजिटल उड़ान क्या है, स्कीम क्या है, स्कीम रिलेटेड तो क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो ऐसे फैक्चुअल सब जब ऐसे बनाते हो, जैसे ये एक पॉइंट हुआ। फिर जैसे ये आ गया, यूरोपियन सेंट्रल बैंक प्रेसिडेंट, इसका नाम है क्रिस्टीन लगार्डे। तो ये क्वेश्चन डिट्टो उठ के आया भी है शायद, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ऐसे मतलब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के उनके जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, उनके जो चेयरमैन एमडी होते हैं, उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सब चीज़ें। और ऐसे जो इन्फॉर्मेशन अगर आप एक पेज पे लिखे रहते हो तो आपको रिवीजन के लिए बहुत ईजी होता है। ऐसे आप 10 जगह से आप नहीं पढ़ सकते हो एग्ज़ाम के टाइम। तो ये आप बस एग्ज़ाम से पहले 2-3 दिन पहले ये आप देख लिए तो आपको वो याद रह जाता है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सर, जैसा कि आप बहुत मतलब का प्रिविलेज है कि आप मतलब आपका बैकग्राउंड जो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपके फैमिली में इतने अच्छे अच्छे पोस्ट पे लोग रहे हैं। बहुत लोग हैं कि उनको ये मतलब डिप्राइव्ड हैं कि उनके फैमिली में ऐसा बैकग्राउंड नहीं होता। तो सर, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या भाव के प्रभाव में ऐसा पॉसिबल है कि नहीं ऑफिसर बनना? जी, सबसे अच्छी बात इस एग्ज़ाम की है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो बीपीएससी हो, कि इसमें मतलब बहुत एक लेवल मतलब प्लेइंग फील्ड है इसमें कोई आईआईटीएन भी आते हैं, बट जो कि आप जानते ही आईआईटीएन्स भी आते हैं, प्लस वो सिंपल कोई ग्रेजुएशन भी आते हैं। तो उनमें कोई ऐसा कोई एज सच बेनिफिट नहीं होता है कि आईआईटीएन को या ग्रेजुएशन लेवल को। आपको पढ़ना वही बुक्स हैं। अब डिपेंड वो करता है कि आप कितने सिंसियर होके, कितनी आपकी परसिवियरेंस कितनी ज़्यादा है, आप कितने मतलब हताश नहीं होते हो, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी होती है। सबसे पहले तो ये बात है कि आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप बस आएँ और ये सेमेस्टर एग्ज़ाम की तरह 6 महीने 1 साल में निकाल के यू आर गॉन विथ फ्लाइंग कलर्स। ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको जूझना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ता है लगातार, मतलब बाहर की दुनिया से थोड़ा आपको कट ऑफ भी होना पड़ता है। तो ये चीज़ होती है। तो जहाँ तक लेस प्रिविलेज लोगों की बात है, तो मेरे हिसाब से अब जैसे कि डिजिटल दुनिया का जो सब इतना डिजिटली सब चीज़ अवेलेबल है सोर्सेज, तो उसकी बहुत यूज़ करनी चाहिए। वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट अभी रोल प्ले कर रहा है। तो उससे ये क्या होता है ना कि बहुत लोग दिल्ली जाके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, चाहे बाहर कहीं अच्छे कोचिंग में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों की खामियों को दूर करने के लिए अब ऑनलाइन इतने सारे सोर्सेज हैं कि आप उनको यूज़ करिए, उसको आप होलिस्टिकली पढ़िए। तो आई डोंट थिंक कि मतलब एज सच अब कोई दिक्कतें आती हैं। मोस्टली ऑनलाइन जो रिवॉल्यूशन अब बोला जाता है वो सीरियसली बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, वो बहुत अच्छी इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। तो उसका फुली यूटिलाइज़ करिए। और ऐसा कभी मत सोचिए कि आप यू आर नॉट एट पार विथ द मोर प्रिविलेज्ड पीपल। ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। सर, पढ़ाई के दौरान, तैयारी के दौरान अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी कभी डिमोटिवेशन फील होता है, तो आप उसको पर्सनली कैसे हैंडल करते थे, कैसे खुद को मोटिवेट रखते थे? जी,
पहले तो सबसे पहले मैं अपने मतलब पेरेंट्स से बहुत कनेक्टेड हूँ। पेरेंट्स हो गए चाहे फ्रेंड्स हो गए, तो उनसे मैं डेली एक तो सुबह शाम बातें होती रहती थी। तो वो कनेक्ट रहता है कि मतलब ऐसे आप एग्ज़ाम को अगर आप बहुत अपने ऊपर हावी होने दोगे ना कि तो उसमें दिक्कत होने लगती है। मैं अपने पेरेंट्स से बात करते रहता था, फ्रेंड्स से बात करने रहता था। वो ऐसे मतलब उनसे वो रियलाइज़ होता था कि मैं नहीं भी अगर बन पाया, मतलब अनलकीली मैं नहीं बन पाया, तब भी वो है मेरे पीछे। मैं उनके लिए आज भी वही शिवम रहूँगा जो बन के भी हूँ और जो नहीं भी बन के हूँ। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल एक चीज़ था। सेकेंडली ये था कि मैं एक्चुअली मैं एनजीओ से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं थोड़ा बच्चों को भी मैं पढ़ाता हूँ, तो अपनी फ्री टाइम में पढ़ाता था। तो वो चीज़ था कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो वो अगर आपके अंदर आपको जानना होता है कि आपको क्यों इस सर्विस में आना है, तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। और थर्डली मैं थोड़ा योगा और मेडिटेशन पे भी बहुत मतलब डेली ऐसे नहीं हो पाता था क्योंकि स्टडी आवर्स हो जाते थे कभी कभी, तो मतलब डेली, लेकिन मैं कोशिश करता था कि या तो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जॉगिंग के लिए थोड़ा निकल जाया जाए या थोड़ा योगा कर लिया जाए। और बीच बीच में ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप रूम में मतलब कन्फाइन करके अपने आप को ऐसे रूम बंद करके पढ़ रहे हो। ये मतलब बहुत बुरा तरीका है ऐसा पढ़ने का। आप लोगों से मिलिए, बाहर जाइए, ब्रेक्स लीजिए वीकेंड पे, कहीं मतलब कहीं रेस्टोरेंट ही हो गया, कहीं बाहर कुछ खाइए पीजिए, ऐसा मतलब बहुत ज़रूरी है रिफ़्रेश होना। सर आपसे लास्ट क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ कि जो आपको सुन रहे हैं, तो आप टॉपर हैं, आपको जो एस्पिरेंट्स सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, उनके लिए अब 2 शब्द कुछ कहिए, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज तो मैं बस यही देना चाहूँगा कि मेहनत करते रहिए। ये जो जर्नी होती है इसकी आप जो डेस्टिनेशन होती है उसकी परवाह मत करिए। ये जर्नी बहुत कुछ सिखाती है, इसमें बहुत उतार चढ़ाव भी आएंगे, तो उससे आप सीखिए। डेस्टिनेशन के प्रति आप अगर ये रहेंगे कि हमको एसडीएम ही बनना है, चाहे ये कुछ पोस्ट ही हासिल करना है, तो वो आप एंड रिज़ल्ट पे इतना फोकस मत करिए, आप जर्नी को एंजॉय करिए। मुझे महात्मा गांधी का वो लाइन भी याद आता है, एंड्स ओवर मीन्स, मतलब मीन्स ओवर एंड, सॉरी। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप अपना मतलब अपना 100% दीजिए अपना, और आप खुद से पहले ये पूछिए कि आप ये करना क्यों चाहते हैं। जब वो आपका मोटिव क्लियर है ना, तो आप ज़रूर, आपके अंदर से वो मेहनत करने की आपकी वो इच्छा जगती है और आप मेहनत करोगे। खुद के प्रति आप ट्रू रहिए बस, और मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच सर कि आपने कीमती समय निकाल कर हमसे बात किया। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ अपना नीति निर्माण में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और आने वाले समय में और उच्च पोस्ट पे जरूर पहुँचेंगे। तो सर शुक्रिया आपका, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। हमारे साथ शिवम प्रकाश सर के पेरेंट्स हैं, उनके माता पिता जी हैं। तो एक पेरेंट्स की फीलिंग क्या होती है जब उनका बेटा या फिर बेटी कोई भी जो टॉप करता है, एक ऑफिसर बनता है, पीसीएस ऑफिसर बनता है, तो इस फीलिंग्स को हम अंकल आंटी से जानेंगे कि कैसा फील कर रहा है। अंकल जी कैसा फील हो रहा है आपको, मतलब शिवम प्रकाश सर ऑफिसर बने हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है, और मैं तो पहले से कहते रहा हूँ कि बंगलोर में अगर जॉब करोगे, विदेश में जॉब करोगे, तो तुमको कोई जानेगा नहीं। यहाँ अगर बिहार में जॉब करते हो तो सब तुम्हारे बारे में जानेगा, फलानाऊ का लड़का है, फलानाऊ का पोता है, सब लोग तुमको मतलब कि रिकॉग्नाइज करेगा। और शुरू से ही मैं इस बात का पसदर रहा हूँ कि ऐसा सेवा में जाओ जिससे कि कुछ लोगों को ओबलाइज कर सको। तो प्रशासनिक सेवा है, चाहे बीपीएससी का कोई भी सेवा है जिसमें लोगों को ओबलाइज किया जा सकता है, तो इसीलिए हम इनको बराबर प्रेरित करते रहे हैं। और जब इंजीनियरिंग छोड़ के, ये इंजीनियरिंग में इनको जॉब 3 कंपनी में लगा था, ये छोड़ के ही आए इस लाइन में, तो हम कभी विरोध नहीं करने गए कि आप क्यों आए। हम हमेशा इनको प्रेरित किए कि आप बढ़िया कीजिए। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि इस जॉब पर ही केवल संतुष्ट नहीं होना है, इसके बाद भी और बेटर करना है और आगे का सोचना है, चाहे यूपीएससी हो या और भी कोई भी जो जॉब इससे बेटर जो और लगे, इसको हम लोग को मैंने इसको बराबर प्रेरित करते रहे कि इसके लिए हमेशा प्रयास करते रहो। आंटी जी आपका क्या फीलिंग्स है, मतलब कि जो शिवम प्रकाश सर सेलेक्ट हुए, आपका क्या कहना है?
मैं बहुत खुशी हुआ बेटा का जब रिज़ल्ट आया तो हम लोग मतलब इतना खुशी हुए कि बता नहीं सकते हैं। अब बेटा मेरा बचपन से ही बहुत मेहनती था, स्कूल में भी बहुत टॉप करता था और ये इसको मतलब प्रशासनिक सेवा में शुरू से था कि हमको इसमें जाना है, लेकिन इंजीनियरिंग लाइन में वो चला गया। हम लोग का था कि नहीं बेटा इंजीनियरिंग पहले कर लो, उसके बाद जो करना है आगे पढ़ाई करना, लेकिन ये वहाँ से फिर आकर फिर अपना यूपीएससी की तैयारी में लग गया। यूपीएससी से बीपीएससी फिर हम बोले आगे बेटा इससे ही इसी पर नहीं रहो, आगे और तैयारी करो। हाँ, यूपीएससी के लिए तैयारी करो, अच्छा है हो जाएगा। तुम मेहनती हो और मेहनत तो करता है, बहुत लगन से करता है। हाँ दोस्तों, अंकल जी प्रोफेसर हैं पटना कॉमर्स कॉलेज में, तो इनका बहुत एक्सपीरियंस रहा है, जाहिर सी बात है। तो अंकल जी आप 2 शब्द उनके लिए कहिए, जो शिवम प्रकाश सर को तो सारे लोग सुन ही लिए हैं, आपका क्या कहना है, जो मतलब एक्सपीरियंस जो से क्या कहना चाहेंगे आप? जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का बीपीएससी का, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप लोग केवल बिहार में अगर जन्म लिए हैं तो बिहार के बारे में भी कुछ सोचिए, बिहार के भला के लिए सोचिए। ऐसा नहीं है कि सब के सब चले जाइएगा स्टेट छोड़ करके, तो इस स्टेट को देखने वाला कौन रहेगा। इसीलिए आप लोग बिहार के विकास के लिए जहाँ तक हो हर संभव प्रयास कीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, और तथा शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी यहाँ रह करके आप विकास कर सकते हैं। यही मैं सभी छात्रों से एवं छात्राओं से कहना चाहता हूँ। और ये सरकार अभी छात्राओं को खास करके विशेष तरजीह दे रही है कि 35% रिजर्वेशन है, उसका भी लाभ छात्राएँ ले सकती हैं। तो दोस्तों एक देख सकते हैं कि एक पेरेंट्स की फीलिंग क्या होती है, तो डेफिनेटली आपको भी हार्ड वर्क करनी है। अंकल जी ने बताया ही, प्रोफेसर हैं इनकी बातें, तो आपको ज़्यादा मतलब इस पर ज़्यादा आपको फोकस करनी है, तो मेहनत करना है और एक दिन आप भी अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए।